एजुमेंटर भाई अच्छा सर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग प्रायद्वीपीय पठारों को पढ़ चुके थे। प्रायद्वीपीय पठारों में हम लोग जो है तराई क्षेत्र, जलोढ़ मैदान, इन सब के बारे में चर्चा कर चुके थे। उच्च भूभाग, दक्कन का पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार और पूर्वी घाट का पठार, नीलगिरी पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने, अरावली पर्वत श्रेणी वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो हमारा नंबर रहेगा वो रहेगा, द्वीप समूह भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। ये अपवाह तंत्र क्या होता है? अपवाह को हम लोग ड्रेनेज बोलते हैं। अर्थात कोई भी निश्चित वाहिकाओं, वाहिका माने वहन करने वाली, वाहक जो होती हैं, नदी नाले आदि के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को ही अपवाह कहते हैं। अपवाह तंत्र जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। ये वाहिका क्या है? वाहिका माने वाहक, जिनके माध्यम से क्या होता है, जल आता जाता है। ठीक है, वो क्या है, वाहक है। ठीक है, तो उनके जाल को ही अपवाह तंत्र कहते हैं। अब जिसमें सबसे पहले भारतीय अपवाह तंत्र की बात करें तो हम लोग हिमालयी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होंगी उसका अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। अर्थात जो भी हमारी प्रायद्वीपीय है वहां से निकलने वाली नदियां होंगी, कृष्णा, गोदावरी, भरतपुर, सागर आदि नदियां जो होंगी उनका अपवाह वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे। अब हिमालयी अपवाह तंत्र में हम लोगों ने मुख्य जो नदी है वो सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले बात करें कि सिंधु तंत्र। सिंधु तंत्र में उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखुर झील से होती है। इसका पूरा नाम बोखुर झील के निकट एक हिमनद है, एक ग्लेशियर है। उसी ग्लेशियर से सिंधु नदी का क्या निर्माण है। पहले सब क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से है? तो कैलाश पर्वत श्रेणी से है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है, जिसमें भारत में मात्र 1114 किलोमीटर, अर्थात इससे कैलाश पर्वत श्रेणी पूरी भारत में नहीं है। ठीक है, और बाहर भी है, तो भारत में इसकी लंबाई इतनी ही है। यह भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। अगर हिमालयी नदियाँ बात करें, मतलब यहाँ एक एक शब्द ध्यान देना पड़ता है कि क्या पूछा है। तो यहाँ हिमालयी नदियों में पूछा है, वो ऐसे मतलब पूरे भारत की पश्चिम नहीं पूछ रहा है। हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिम नदी कौन सी है? तो वो सिंधु नदी तंत्र है। तिब्बत में इसका नाम क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु नदी तंत्र का सिंधु का नाम तिब्बत में क्या है? इसका सिंगी, खम्बान और शेरमुख इनके नाम मिलते हैं। अब सबसे फेवरेट क्वेश्चन कि सिंधु नदी तंत्र के दाएं तट की सहायक नदियां, मतलब ये कैलाश पर्वत का ग्लेशियर है, यहाँ से ये नदी का बहाव है। अब ये क्वेश्चन सिंधु नदी इधर से इधर आई, अब ये पूछ रहा है कि दाएं तरफ की, तो इधर को जब बह रही है तो जब कोई भी नदी इधर को बहेगी तो उसका राइट हैंड किधर होगा? इधर राइट हैंड होगा, और इधर क्या होगा? लेफ्ट हैंड होगा। तो दाएं तरफ की पूछा है, तो मतलब इधर की जो नदियां हैं, पूछा दाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं? गिलगित, श्योक और काबुल। सहायक नदियां मतलब इनमें जो है सहायक का कार्य करती हैं। तो गिलगित, श्योक और काबुल नदियां इसमें सहायक का काम करती हैं। ठीक है, बाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं? मतलब जो बाएं से आई हो। अच्छा, एक बात और समझ लो, क्योंकि हर नदी में ऐसी ही चीज है, ये इसका राइट है, ठीक है, ये इसका लेफ्ट है, लेकिन अगर नदी इधर से इधर जा रही होगी तो क्या होगा? ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है। दो बात क्लियर। तीसरी बात, जब कोई भी नदी ऐसे, मान लो अपवाह तंत्र इसका है, इधर राइट है और इधर लेफ्ट है, तो आप एक चीज और याद रखना कि इसमें इस राइट लेफ्ट को ये भी तो कह सकता है कि सिंधु नदी के दक्षिण में कौन सी सहायक नदियां हैं या सिंधु नदी के उत्तर की सहायक नदियां कौन सी हैं, है ना। तो इन बातों को ध्यान रखना, क्योंकि पूरे अपवाह तंत्र में इसी से क्वेश्चन बनते हैं और यहीं पर कंफ्यूजन भी होता है। तो बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं उसे हम पंचनद कहते हैं। क्यों पंचनद कहते हैं? क्योंकि पांच नदियों का क्या समागम है, पांच नदियों के समूह से ही ये अपवाह बना हुआ है। तो सतलुज, व्यास, रावी और चेनाब और झेलम अंततः मिल जाती हैं। ठीक है, ये बाएं तट की सहायक नदियां हैं, और जास्कर जिसमें अलग नदी है बाद में मिलती है। तो इन पंचनद प्लस जास्कर से बाएं तट की सहायक नदियां हैं, कहाँ जाती हैं? तो सिंधु नदी तंत्र में। ये कराची के पूर्व में, पाकिस्तान का जो कराची पड़ता है उसके पूर्व में अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी तंत्र।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी तंत्र कौन से सागर में गिरती है? हिंद सागर, प्रशांत सागर, अरब सागर। तो कौन सा सागर? अरब सागर में गिरती है। अरब सागर कहाँ पड़ता है? भारत के पश्चिम में अरब सागर पड़ता है। ठीक है, आगे देखें तो प्रमुख तटीय शहर किसके? झेलम नदी के आसपास बने हुए प्रमुख शहर कौन कौन से आपके तटीय शहर हैं? अर्थात क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो झेलम नदी के किनारे श्रीनगर है। झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झरने से, वेरीनाग झील भी कहते हैं या वेरीनाग झरना, बात वही है। तो वेरीनाग झरने से झेलम नदी का निर्माण होता है और इसकी सहायक नदी किशन गंगा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नाम सुनते ही हम रामगंगा, गंगा या और कोई नदी पे हम लोग इसका टिक मार देते हैं, लेकिन किशन गंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। चिनाब नदी से इसका संगम होता है। किसका? झेलम नदी का संगम चिनाब नदी से होता है। फिर आगे देखें तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के चंद्रा और भागा के मिलन पे। चंद्रा और भागा, चंद्रा भागा क्या है? दो स्थान है जहां से इनके मिलन से ही इसका नाम बनता है, अन्य नाम इसका चंद्रभागा नाम है। ठीक, इसी चंद्रभागा को जोड़ने से चंद्रभागा। लंबाई हर एक की पढ़ना जरूरी नहीं है, समझ के लिए सिर्फ जान लो 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, अच्छा, झेलम नदी का वेरीनाग झरने से उद्गम होता था और इसका मिलान से होता है। उद्गम जो है इसका नहीं हो रहा है, इसका चंद्र और भागा दोनों नदियों के मिलने से इसका नाम चेनाब पड़ जाता है। ठीक, आगे बात करें रावी नदी। तो रावी नदी का उद्गम कहाँ है? तो रोहतांग दर्रा रावी नदी का उद्गम, जो कि रावी नदी के जो रोहतांग दर्रे के पश्चिम से इसका उद्गम होता है। रावी नदी का उद्गम रोहतांग जो दर्रा है उसके पश्चिम से इसका उद्गम होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये याद रखना है रोहतांग दर्रे से बस, पश्चिम पूरब इसमें नहीं पूछेगा क्योंकि इतना विशेष नहीं है। चेनाब नदी से इसका भी संगम होता है। ठीक है, मुख्य नदी चेनाब हुई तो चेनाब में ही सबका संगम होगा, वो जो पंचनद हम लोगों ने पढ़ा था। हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में बहती है। कौन सी घाटी में? तो चंबा घाटी में। कौन सी नदी बहती है? रावी नदी। ठीक है, और चंद्रभागा नदियों के मिलन से कौन सी नदी बनी? चेनाब नदी बनी। ठीक है, आगे देखें तो यमुना नदी। यमुना से पहले इधर हम पढ़े, पहले पंचनद पढ़ रहे थे तो व्यास नदी को पढ़ना होगा। तो पहले देखें व्यास नदी। तो व्यास नदी का उद्गम की बात करें तो इसका भी उद्गम रोहतांग दर्रे से ही है, रावी नदी का भी और व्यास नदी का भी। निकट में व्यास कुंड के निकट से, तो ये याद रखना व्यास कुंड के निकट से है, इसीलिए इसका नाम व्यास नदी भी है। और हर के पास हर के बैराज पड़ता है, हर के बैराज पड़ता है। इसी बैराज के पास सतलुज से इसका संगम होता है। किसका संगम होता है? तो व्यास का। ठीक है, ये कहाँ बहती है? चंबा घाटी में नहीं बहती है, कल्लू घाटी में बहती है। और कुल्लू घाटी में ये अगर बहती है तो चंबा घाटी में कौन सी बह रही थी? अभी जस्ट बताया था, तो आपको याद हो तुरंत कमेंट करिए। फिर आगे देखिए सतलुज नदी। सतलुज नदी की बात करें तो तिब्बत में इसका नाम लांगचन खम्बाम होता है। सतलुज नदी का तिब्बत में नाम क्या है? तो लांगचेन या खम्बाब, लांगचेन खम्बाब पूरा नाम है। पूर्वती नदी इसकी क्या है? पूर्वती नदी का उदाहरण है। ये पूर्वती नदी क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है पूर्ववर्ती। ये पूर्ववर्ती लिखा हुआ है, ना कि पूर्व या दक्षिण। पूर्ववर्ती मतलब जिस जो पहले से बहती हुई आ रही है, ये पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, दूसरा कि ये जरूरी नहीं है कि ढाल के हिसाब से बहे, इसका ढाल उल्टा भी होगा तब भी वो अपने हिसाब से बहे, क्योंकि पूर्व पहले से बहती हुई नदी है ना, उसका पहले से ही क्रम चल रहा है सतलुज नदी का। उद्गम इसका मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है। सतलुज नदी का उद्गम याद रखना कि मानसरोवर से होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कैलाश सरोवर से किसका होता है? अभी पढ़ाया था। तो कैलाश सरोवर से किसका होता है? कैलाश सरोवर से किसका होता है? सिंधु का। और मानसरोवर से किसका होता है? सतलुज का।
राक्षस ताल के पास से सीप किला के पास भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस दर्रे के पास सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो रोहतांग दर्रा ऊपर है और सीप किला नीचे है। रोहतांग दर्रे से ही हिमाचल से जब हम कभी तिब्बत जाना चाहेंगे तो रोहतांग दर्रा ही उसका रास्ता है, क्योंकि यहीं से नदी उस पहाड़ को काटती, उस पर्वत श्रेणी को काटती है, तो यहीं से जाने का भी रास्ता। इसी तरह से नीचे सीप किला है, तो सीप किला से ही प्रवेश है किसका, सतलुज नदी का। ठीक है, अब देखें गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र की बात करें तो गंगा नदी तंत्र भी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ठीक है, अब भारत के सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण भी यही गंगा करती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो उत्तराखंड में गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। इसमें प्रारंभ में नाम इसका भागीरथी रहता है। इसका नाम क्या रहता है, भागीरथी। अब देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलन के बाद देवप्रयाग स्थान पड़ता है। ठीक है, देवप्रयाग, ठीक है, इस स्थान में अलकनंदा से गंगा का मिलन होता है। ठीक है, जब अलकनंदा से मिलन होता है कौन सी नदी का, इस भागीरथी नदी का, तब वहां पर गंगा कहलाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है गंगा का नाम गंगा कहाँ पड़ा, तो देवप्रयाग में इसका नाम गंगा पड़ा। याद रखना, देव से देवी, ठीक है, देवी से गंगा देवी। तो हरिद्वार के मैदानी भाग में इसका फिर वहां प्रवेश होता है। मतलब मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ होता है, तो हरिद्वार में इसका प्रवेश होता है। उससे पहले मैदानी भाग नहीं था। इसकी कुल लंबाई बहुत जरूरी है और बहुत सरल है, 25-25 मीटर, लगभग कितना, 2525 मीटर। भारत में सबसे लंबी नदी क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन सी होगी, गंगा नदी होगी। बाएं तट की सहायक नदियां, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिपल वेरी है ये। तो कौन सी है, रामगंगा। किसकी सहायक नदी, तो गंगा की सहायक नदी है। गंगा नदी ऐसे करके ऐसे बहती है। ठीक है, उसमें रामगंगा सहायक नदी है कौन से तट की, बाएं की दाएं, तो बाएं तट की। ऐसे आती है इधर से, ऐसे ऐसे जाती है, तो बाएं कहाँ हुआ, इसका इसका जो है लेफ्ट ये हुआ और राइट ये हुआ, तो ये बाएं तट की है रामगंगा, मतलब ऊपर से इसमें आ जाती होगी। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा इसकी सहायक नदियां हैं। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये जो छोटी छोटी नदियां हैं, सबसे पहले इनको अपने से याद करने का प्रयास करो। और जिनमें भी आपको समस्या हो वो आप हमें बता दो कि ये नदियों के नाम हमें नहीं याद हो रहे हैं। शॉर्ट रील के माध्यम से मैं उसको ट्रिक बना के 1 मिनट में आपको बता दूंगा। ठीक है, हर एक की ट्रिक याद करना मुश्किल होगा, इसलिए हर एक की ट्रिक नहीं सही है। जहां आपको समस्या हो वहां आप बताइए, ठीक है, उसको तुरंत बताया जाएगा। बाएं तट की सहायक नदियां किसकी, गंगा की। तो ये बाएं तट की सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा थी। वहीं दाएं तट की सहायक नदियां यमुना सोन नदी थी, मुख्य नदी है। अब यमुना की भी सहायक नदियां तो उसमें होंगी, बंगाल की खाड़ी में गिरती कौन सी, गंगा नदी। अंततः कहाँ से, गंगा गंगोत्री से निकलते हुए अंततः कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अन्य इसके नाम, तो पद्मा और मेघना भी इसके नाम है। जैसे भागीरथी शुरुआत में नाम के गंगा बनती है, वैसे ही ये आगे जाके बांग्लादेश में पद्मा और मेघना नाम से भी जानी जाती है। अब पंचप्रयाग, वेरी वेरी, इसकी स्क्रीनशॉट तुरंत ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा बन कैसे देखो रही है। सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग में ये लिखा है पंच प्रयाग। ठीक है, तो 5 प्रयाग हैं, इसमें समझना कैसे कौन 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 से। मुख्य नदी अलकनंदा है, तो मुख्य नदी नदी जो है अलकनंदा। अलकनंदा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से ही निकलती है। उसी गंगा का ही नाम सबसे पहले अलकनंदा, तो अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा और धौली गंगा, ये दोनों नदियां कहाँ मिलती हैं, विष्णु प्रयाग में दोनों नदियां मिलती हैं। नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, यही अलकनंदा धौली गंगा बहती हुई चली जाती है, फिर वही अलकनंदा और नंदाकिनी होती है। मन में आ रहा होगा कि इसका नाम अलकनंदा फिर कैसे हो गया, धौली गंगा क्यों नहीं। जिस नदी का प्रवाह ज्यादा होता है और जिसका आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई, या कह दो कि जो बड़ा होता है, नामकरण उसी का किया जाता है। छोटी नदियों के नामकरण से नहीं जाना जाता। घर में जैसे जब कोई बड़ा जो सदस्य होता है उसी के नाम से पूरे परिवार को जाना जाता है, वैसे ही नदियों में भी जो सबसे बड़ी नदी होती है उसी नदी के नाम से सब नदी जानी जाती है, जब तक कोई दूसरा बड़ा व्यक्ति उसमें शामिल ना हो जाए। ठीक है,
तो अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है कहाँ पर? नंदप्रयाग में। नंद से मंदाकिनी, ठीक है, नंदाकिनी नदी, अलकनंदा नदी दोनों मिल जाती हैं कहाँ? नंदप्रयाग में। और कर्णप्रयाग में कौन से मिलती है? अलकनंदा और पिंडार नदी। अलकनंदा और पिंडार नदी कर्णप्रयाग से मिलती है। इसकी मैं एकदम ठीक एक शॉर्टकट एकदम बता दूंगा, ठीक है, वो जो है उससे आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिए, जिससे जैसे ही कोई ट्रिक आपको हम देते हैं, ट्रिक का प्रयास रहता है शॉर्ट्स के माध्यम से ट्रिक बताना, और जो बहुत सरल होगा हम लिंक बता देंगे यहाँ पर, ठीक है। लिंक इसमें लेकिन नहीं लगेगा, इसमें ट्रिक लगेगी। लिंक और ट्रिक अलग अलग चीज़ है, ठीक है, तो उसके माध्यम से हम बता देंगे। कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार नदी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी होती है, और देवप्रयाग में अंततः अलकनंदा और भागीरथी आगे गंगा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब आगे देखें अगर तो यमुना नदी। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। कौन सी? यमुना नदी गंगा की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदी है। अब देखिए यहाँ पर दिशा से पूछ लिया है, दाएं बाएं नहीं पूछा, तो इस तरह से क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए दाएं बाएं याद रख करके आपको उसका स्थान भी याद रखना पड़ेगा। जब ऐसे गंगा बहती है तो यमुना कैसे आती है? यमुना कैसे आएगी? नीचे से कि ऊपर से? तो ऐसे जब बहती है यमुना भी ऐसे आके ऐसे मिलती है, ठीक। तो आती ऊपर से ही है लेकिन जाके वो नीचे मिल जाती है। तो गंगा की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। दाएं तट की सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा और केन है, ठीक है। बाएं तट की सहायक नदियां, यमुना नदी की बाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो हिंडन नदी है, रिंद नदी, सेंगर और वरुणा नदी इसकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं। जहां दाएं तट की नदियां में कौन सी है? चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। गंगा की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी होगी? यमुना नदी है। तो दोस्तों हम लोगों ने यमुना नदी तक पढ़ लिया। अब हम लोग यमुना की सहायक नदियाँ जो भी होंगी, दाएं ट्रिब्यूटरीज, राइट ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, इनको भी देखेंगे। और आगे हम लोग ब्रह्मपुत्र के तंत्र भी पढ़ेंगे, और उसके साथ में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।